गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक खन्ना। तो हम क्लास 10 एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट किया था हमने, तो हमारे सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए चैप्टर 3 में क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है उसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है दो चर मीनिंग जिसमें दो हों, क्या हो चर। हमने पहले पढ़ा था चर और अचर राशि। चर राशि उन राशियों को कहा जाता है जो एबीसीडी के अल्फाबेट्स होता है, जिनकी वैल्यूज हर समीकरण में चेंज होती रहती है। जैसे एक्स वाई जेड की हर समीकरण में वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, उन्हें चर कहते हैं। और काउंटिंग के जो नंबर्स हैं 1 2 3 ये क्या हो जाते हैं, अचर में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया, दो चर जिसमें दो चर हो। चर मीनिंग जैसे एक्स वाई जेड हो गए, ये हो गए चर। अब बोला दो चर जिसमें सिर्फ दो का यूज किया गया हो, जैसे एक्स और वाई का यूज किया हुआ, तो क्या हो गया, दो चर में हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वाले रैखिक। रैखिक का मीनिंग क्या होता है, अगर बहुपद की घात, घात यानी कि उसकी डिग्री, इसकी डिग्री समीकरण की बात हो रही है, तो समीकरण में अगर पूरे समीकरण में जितने भी चर राशि होगी अगर उनकी घात एक है यानी कि 1 है ओनली, तो उसको बोलते हैं रैखिक यानी कि लीनियर। क्लियर हो यहाँ तक। उसके बाद है समीकरण युग्म। युग्म का मीनिंग होता है पेयर, यानी कि अगर जोड़े में दो समीकरण, देखो समीकरण युग्म का मीनिंग क्या होगा, दो समीकरण दे रखे हो किस तरह से, y इक्वल टू 2 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, आपको दो समीकरण दे रखी, तो ये क्या हो गया, इनका एक पेयर हो गया यानी कि युग्म हो गया, तो इसको बोलते हैं युग्म। आपको सारे क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखे होगी, इसलिए उसको क्या कहेंगे, युग्म कहेंगे, उनका पेयर कहेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम समझ आया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम समझेंगे समीकरण क्या है, ठीक है। तो देखो हमने बहुपद तो पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। हमने बहुपद के टाइप्स ही पढ़े थे, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। ऐसे हम समीकरण को भी पढ़ते हैं। पहले इनमें मेन डिफरेंस क्या है बहुपद में और समीकरण में, तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद तथा समीकरण में अंतर। तो देखो जैसे मेनली बहुपद है, बहुपद हमने जब भी लिखते हैं तो बहुपद में है हम इस तरह से लिखते हैं x + 2 y + 3 x + 5 y + 9 z + 2, ये सारे क्या बहुपद है। ये हम इनको डिनोट करने के लिए क्या लिख देते हैं, इक्वल में ऐसे लिख देते हैं px = इसको py = तो इससे कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब ये इसको तो हम प्रदर्शित करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो मेन हमारा क्या है, समीकरण क्या होते हैं। जैसे समीकरण को इस तरह से लिखा जाता है, जैसे x + 2 है और इक्वल में क्या लिख दिया हमने, जैसे 5 लिख दिया। अब क्या बनेगी, समीकरण बनेगी। अगर इक्वल में कोई डिजिट आ जाए, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये y + 3 को समीकरण में कन्वर्ट करा तो मैंने लिख दिया मान लो 0। इक्वल में कोई भी डिजिट आ जाए, मैंने लिखा x + 5 इक्वल में लिख दिया मैंने 3, या y + 9 इक्वल में लिख दिया मैंने 2, z + 2 इक्वल में आ गया 9। तो जब भी इक्वल में कोई डिजिट आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम समीकरण कहेंगे। और इक्वल में कोई डिजिट ना हो, सिंपली फॉर्म में लिखा हो, तो वो क्या होता है, बहुपद होता है। ये इनमें क्या मुख्य अंतर है। तो अब हमें क्या देखना है, रैखिक समीकरण युग्म। मैं दो समीकरण देता हूँ, देखो यहाँ देखो, इसमें भी देखो इसकी एक घात है, एक घात है ना पूरे वेरिएबल में, तो क्या एक चर राशि में क्या है, एक चर में क्या है, समीकरण है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं x + y = 3, एक लिखूं x² + y = 5, ठीक है। एक लिखूं यहाँ पे x + y x² + y = 3। तो देखो सबसे पहले हमें पता करना है कि दो चर में क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले देखो, एक और दो, एबीसीडी के दो अक्षर आ गए, अल्फाबेट्स आ गए, तो ये क्या दो चर में है, ये पूरी समीकरण है। सबसे पहले तो पता चले समीकरण है, और फिर क्या दो चर राशि में। अब रैखिक है या नहीं है, देखो ये वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर कितने 1 और इसकी हाईएस्ट पावर कितने 1, तो दोनों की डिग्री एक ही है यानी कि घात एक है, तो ये क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। ऐसे इसको देखेंगे, ये क्या है, देखो यहाँ पे देखो, ये भी दो वेरिएबल में एक x एक y, वेरिएबल तो दो है और समीकरण भी है, लेकिन इनकी घातें कितनी, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक है, तो हाईएस्ट पावर कितने, दो, तो इसकी घात कितनी होगी, दो हो गई। ये घात कितनी हो गई, दो हो गई, और यहाँ पे घात कितनी थी, एक थी। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितने, दो, इसकी यहाँ पे भी घात कितनी है, दो। कहने का मतलब क्या है, अगर घात एक है तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे, इन दोनों को रैखिक नहीं कहेंगे। तो इतना समझ आया रैखिक का मीनिंग क्या है। अगर समीकरण की घात एक है तो उसको रैखिक कहेंगे,
और दो चर का मीनिंग क्या, उसमें ABCD के 2 अल्फाबेट्स आए होंगे तो उसको क्या कहेंगे, दो चर में कहेंगे। ठीक है, आगे हम समीकरण युग्म पढ़ेंगे। अगर दो समीकरण एक साथ दे रखे और दोनों रेखिक हो, रेखिक का मीनिंग समझ आया, तो उसको क्या कहेंगे हम, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कहेंगे। ठीक है, तो इसका हम आगे देखते हैं, इनमें हमें पढ़ना क्या क्या है चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो देखिए जो हमारी नई हेडिंग है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो हमें इस चैप्टर में जो जो विधियां पढ़नी है, हमारे पास टोटल 3 एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2 और 3.3। और जो नई एनसीईआरटी है उसमें से हमारी जो सबसे पहले बता दूं मैं, ये वाला जो विधि है ये क्या हो गई, कट गई। ठीक है, ये मेथड हमारा हट गया है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो देखो क्या है, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधि है, मेनली मोटे मोटे तौर पर हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि पढ़ेंगे और बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे। बीजगणितीय विधि की 3 शाखाएं थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्गीकरण विधि। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें क्या पढ़नी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है, विलोपन विधि पढ़नी है। ठीक है, और क्या पढ़नी है, ग्राफीय विधि, ये पढ़नी है हमें 3.1 में, इसके कुछ क्वेश्चन है 3.1 में। प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है हमें 3.2 में, और इसको पढ़ेंगे हम 3.3 में। ठीक है, ग्राफीय विधि क्या होगी, इसमें आपको कोई समीकरण युग्म दे देंगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x और y के पॉइंट, दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे एक एक समीकरण से, और फिर उनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके जब मैं क्वेश्चन कराएंगे तब इसको समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद जो हमारी है रैखिक समीकरण युग्म, आपको ये याद होनी चाहिए, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, 3.1 जो है वो इसी पे डिपेंड है, रैखिक समीकरण युग्म पे। ये क्या हमारे पास दो हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे जो दूसरा है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो वेरिएबल के रैखिक समीकरण युग्म है, उसका मानक रूप है। ठीक है, किसका मानक रूप है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। ठीक है, यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, ये a1 b1 और c1 और करके ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। और a2 b2 c2 भी क्या है, ये भी सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। a1 क्या है, x का गुणांक है, b1 y का गुणांक और c1 अचर पद है। a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक और c2 कोई अचर पद है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे यहाँ लिखता हूँ 3x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। अगर मैं इसकी कंपैरिजन इससे कराऊं तो x की गुणा में यहाँ 2 और यहाँ x की गुणा में a1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ पे y की गुणा में b1 और यहाँ y की गुणा में 3 है, प्लस 3 विद साइन, तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहाँ पे लास्ट में कितना है, c1 अचर पद, और यहाँ पे कितना है, 5, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ऐसे ये वाली समीकरण में आऊँ, इसकी कंपेरिजन इस वाली से कराऊँ, x की गुणा में a2 और यहाँ x की गुणा में 3 है, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यहाँ पे आओ, y की गुणा में b2 है और यहाँ y की गुणा में कितना है, 2, लेकिन -2 है, देखो यहाँ प्लस b और यहाँ -2, तो b2 की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। ऐसे यहाँ पे देखो c2 है और यहाँ कितना -3, तो c2 की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज निकालनी है, और फिर हमें ये बताना है कि कौन से प्रतिस्थापन विधि है, कौन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कौन संपाती रेखाएं हैं, तो हमें इसको समझेंगे, कैसे आप हम बता पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद। तो आइए, तो हम क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण युग्म। आपको दो समीकरण युग्म दे रखे होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा, बताओ कि मतलब अनुपातों की तुलना करो और बताओ कि रेखाएं किस प्रकार के, प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है, या पूछ लेगा आपसे किस प्रकार का इनका हल होगा, संगत होगा असंगत होगा। ठीक है,
या पूछ लेगा वो, तीसरा टाइप पूछ लेगा इसका कि कितने हल होंगे, एक हल है, दो हल है, तीन हल है, ठीक है। तो कहीं कितने प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अनुपातों की तुलना क्या करनी चाहिए, अनुपात दे रखे हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। मैंने अभी आपको बताया A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या होते हैं। सबसे पहला कैसे, अगर A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू आ जाए B1 अपॉन B2 के। अगर मान लो आपको कोई ऐसे दो समीकरण युग्म दे रखे हैं कि आपने उनके अनुपातों की तुलना कराई कि पहले के दो का अनुपात इन दो के अनुपात के बराबर नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक समीकरण दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दूसरी दी मैंने 9x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये इसको ऐसे लिख दो प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख दो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो A1 आ गया आपका 2, B1 आ गया आपका 3 और C1 आ गया 5। समझ आया था। ऐसे A2 आ गया 9, B2 आ गया 2 और C2 आ गया 3। अब आपने अनुपात लिया इसका A1 अपॉन A2, ऐसे करना है। A1 2 है और बटे में 9 है, क्लियर हो गया। ऐसे B1 बटे B2 लिया आपने, B1 बटे B2, B1 है 3 और B2 है 2। तो इस केस में देखो जब यही दो बराबर नहीं आ रहे, देखो मैं अगर डिवाइड कराऊं तो 0 पॉइंट, यहाँ होगा 20, 9 दूनी 18, 9.2 और यहाँ पर कराऊं तो 2 एकम 2, एक बार बचा एक, दशमलव का ही हो गया 10, 2 पंजे 10, यहाँ ये आ रहा है। ये दोनों बराबर है नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। जब ये केस आएगा तो आपको C1 C2 चेक ही नहीं करना है। उस केस में जो ग्राफीय निरूपण होगा आपका वो हो जाएगी आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब कोई भी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, देखो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ध्यान देना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो चर वाली जितनी भी रेखाएं हैं उनका रेखिक है, दो चर वाली रेखिक जितनी भी वो हैं समीकरण है उनका जो ग्राफ बनेगा सरल रेखा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखो अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2, x इक्वल टू 0 और y 0 रखोगे तो x इक्वल टू 2। ऐसे ही दूसरी समीकरण निकालोगे, दूसरी समीकरण देखो इसी का देख लो ग्राफ, x 0 यहाँ देखो, यहाँ लिख देता हूँ 1, यहाँ 2, मैक्सिमम पॉइंट 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 2, माइनस में कोई पॉइंट नहीं है, तो पहला x 0 है और y की वैल्यू 2 है, ये यहाँ मिलेगा। फिर y 0 है, x की वैल्यू 2 यहाँ मिलेगा। अगर इसको ऐसे ज्वाइंट करें तो क्या ये एक सरल रेखा आई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगी, ठीक है। तो ये दोनों मैंने इसलिए सरल रेखा बनाई। एक मान लो ये पहले वाली है और ये दूसरे वाली है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, 1 पॉइंट पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसके उतने ही हल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो अद्वितीय हल बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो केवल एक हल, ठीक है, केवल एक हल। आप लिख सकते हो केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन, या बोल सकते हो आप अद्वितीय अद्वितीय हल, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखा उन्हें कहते हैं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है कि संगत है कि असंगत है। जब भी बीजगणितीय निरूपण में हल होगा, चाहे एक हल हो, चाहे अनेक हल हो, चाहे कितने भी हल हो, तो आप कह सकते हो वो युग्म कैसा बनेगा, वो युग्म कैसा होगा, वो पेयर कैसा होगा, समीकरण युग्म का वो पेयर यानी कि युग्म कैसा होगा, वो हमेशा संगत होगा, ठीक है। जब भी उसका सॉल्यूशन यानी कि हल होगा, हल मीनिंग कोई भी एक हल हो, अद्वितीय हल हो, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो भी हमेशा उसका हल संगत होगा। अगर हल ही नहीं है तो असंगत होगा उस केस में, क्लियर हो यहाँ तक। तो बता पहला समझ है, अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 के, तो रेखाएं कैसे होगी, प्रतिच्छेदी। हल कैसे होंगे, केवल एक हल या अद्वितीय हल, बोल इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और युग्म कैसा बनेगा, पेयर कैसा बनेगा, संगत, कंसिस्टेंट, ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। इसके बाद आता है दूसरी कंडीशन, ठीक है, ये थी पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, ये पहली है,
दूसरी कंडीशन है अगर A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के और बराबर हो जाए C1 बटे C2 के, यानी कि सारे रेशो आपस में इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कैसा आएंगे, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा लिखा मैंने 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने रेशो लिया A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू 5। ऐसे ही A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू 10। तो अगर मैं इनका रेशो लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो A1 बटे A2 करूँ तो कितना कर 2/4 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 आ गया। B1/B2 निकालूं तो 3/6 1/2 आ गया। ऐसे C1/C2 निकालूं तो C1 कितना है 5 और अपन में 10 कैंसिल आउट हो गया, ये भी आ गया 1/2। देखो तीनों की वैल्यू सेम आ गई 1/2 1/2 1/2। जब तीनों ही बराबर आ जाए, जब तीनों ही बराबर आ जाए तो उस केस में आप बोल सकते हो ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, समपाती रेखा होती है। कैसी होती है, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी, समपाती। जब ये तीनों बराबर आ जाएंगे तब आप रेखाएं बोलोगे समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होती है, मान लो एक रेखा ऐसे गई, इसका नाम है, रेखा का नाम है AB। देखो रेखा किसे कहते हैं, रेखा भी आपको पता होनी चाहिए। जिसका नाम है इनिशियल पॉइंट पता ना फाइनल पॉइंट पता, उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ये है, ये इधर को पता नहीं कहाँ तक जा रही है, उधर को पता नहीं कहाँ तक जा रही है। अगर इसके बीच में से एक टुकड़ा ले ले उसे रेखा खंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, वहीं अगर हमें किसी का सिर्फ एक पॉइंट पता है, यहाँ से निकली है, आगे नहीं पता कहाँ जा रही है, तो इसको रे कहते हैं, किरण कहते हैं इसको। ठीक है, कभी भी आ जाए ना AB के ऊपर इस तरह का साइन आ जाए, अगर ऐसा लगा हुआ है तो समझ जाओ रेखा खंड है, अगर ऐसा लगा हुआ है तो समझ जाना क्या है, ये रेखा है। ठीक है, ये रेखा है, ये रेखा खंड यानी कि लाइन सेगमेंट है। और अगर सिंपल AB ऐसे लिखा हुआ जाए, ये किरण है। ठीक है, किरण के सिंबल है। ठीक है, तो देखो समपाती रेखाएं क्या होता है, AB को एक रेखा है और दूसरी रेखा बिल्कुल ऐसे आई, इसी के ऊपर से गई, CD बिल्कुल ऐसी एक रेखा है, वो भी इसके ऊपर से गई। अब देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जा रही है। ठीक है, समझ गए, दोनों के दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं समपाती रेखाएं। अगर मैं पूछूं बताओ इन दोनों ने एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया, टच किया होगा एक दूसरे को। ठीक है, तो पता नहीं कितने बार, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट टाइम टच किया होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो अनंत हल। ठीक है, अनेक हल, बहुत सारे सॉल्यूशन है। अब देखो इसमें भी हल तो है ना, हल तो है, चाहे एक है चाहे अनंत अनेक है, तो युग्म कैसा होगा, संगत होगा। तो संगत युग्म, बताओ ये लाइन भी समझ आई। ठीक है, तो हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, आपको समझ रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, ठीक है, ग्राफ भी अगर इस टाइप का बनेगा तो आप पहचान लेना कि आपका आंसर सही आया कि संपाती रेखाएं। अगर इस टाइप का बनेगा तो बता देना प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इसका जो थर्ड टाइप है उसको पढ़ेंगे। इसका जो थर्ड टाइप है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 के, ये दो तो इक्वल आ जाए लेकिन तीसरा इक्वल ना आए, दो इक्वल आगे तीसरा इक्वल ना आए, तो उस केस में क्या हो जाती है, ये इसको बताते हैं, उस केस में हो जाती है ये समांतर रेखा, समांतर रेखा। इसका भी एग्जांपल समझते हैं। समझो मैंने एक रेखा ली 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी ली 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने इनका रेशियो लिया, A1 2 हो गया, B1 3 हो गया और C1 5 हो गया। इस वाली से क्या करा, A2 हो गया 4, B2 हो गया 6 और C2 हो गया 5। रेशियो लिया मैंने A1/A2, A1 2/4 कैंसिल आउट 1/2।
B1 अपॉन B2 निकाला, B1 कितना है 3 और B2 6, ये भी 1/2 वही। C1 अपॉन C2 चेक किया, ये भी 5 और ये भी 5, इससे कैंसिल आउट कितना आ गया 1। तो देखो दो तो इक्वल आ गया, ये दोनों तो इक्वल आ गए, बट ये इक्वल नहीं आया। तो जब दो इक्वल आ जाए और तीसरा इक्वल ना आए तो उस केस में जो रेखाएं हमारी बनेगी वो बनेगी हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसे होती है, देखो एक रेखा ये है, इसका नाम है AB, और दूसरी रेखा ये है, इसका नाम है CD। तो ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो उनको कहते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। इस तरह से होती है। अगर आपका ग्राफ भी बिल्कुल इस तरह से बन रहा है यूं यूं, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, ठीक है, समांतर, पैरेलल लाइंस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस हैं तो बताओ कितने बार एक दूसरे को टच किया या इंटरसेक्ट किया, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं किया तो कितना लोग हैं, एक भी नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं। तो आप लिखोगे इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं है तो युग्म कैसा होगा, असंगत, क्योंकि हल ही नहीं है। कि संगत का बनता है जब कोई एक हल हो, कम से कम एक हल तो हो उसका, ठीक है। अब ये कैसा हो गया, असंगत हो गया, इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो गया, अब असंगत हो गया, असंगत मीनिंग इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये समझ आया। आपको ये पता होना चाहिए कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2, तो ये B1 अपॉन B2 तो हो जाएगी रेखाएं किस टाइप की, प्रतिच्छेदी, इस तरीके से होती है। हल क्या होंगे, केवल एक हल या अद्वितीय हल। युग्म कैसा होगा, संगत युग्म, ठीक है, युग्म संगत युग्म। युग्म लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है, संगत युग्म यहाँ भी है और यहाँ भी। तीनों बराबर है, संपाती रेखाएं अपरिंद रूप से निकल संगत युग्म। दो बराबर, तीसरा बराबर है, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, असंगत युग्म, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ग्राफिकल विधि से, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसको देखो, तो आइए प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपको पहला क्वेश्चन बोला गया है कि ग्राफिकल विधि से इसको सोल्व करना है, ठीक है, किससे हल करना है, ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो प्रश्न है आपका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। क्या बोला गया, पहली लाइन को ध्यान से पढ़ो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है। वो लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, टोटल 10 है, हो सकता है 5 हो सकता है 3 लड़के हों 7 लड़कियां हो सकता है 6 लड़के हों 4 लड़कियां हों, कुछ भी हो सकता है, टोटल 10 हैं। आगे बोला यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़के 4 ज्यादा हैं, लड़के मतलब टोटल तो 10 हैं, लड़के 4 ज्यादा हैं उन 10 में, ठीक है, लड़कों से। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या बतानी है आपको। देखो कक्षा 10 के टोटल विद्यार्थी कितने, 10, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। सेकंड कंडीशन में आपको बोल रखा है कि जो लड़कियों की जो संख्या है, यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। अगर मैं लड़कियों में से लड़के घटा दूं तो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ समझो, मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कितने कितने, मैं लिखता हूँ माना, माना पहले लड़कियां बोली तो लड़कियों को मान लेता हूँ, माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। मैंने लड़कियों की संख्या को x मान लिया, लड़कों की संख्या को y मान लिया, क्लियर हो गया। अब आज स्टार्टिंग में क्या बोला गया था आपको कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में, टोटल 10 है। तो आ जाओ यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस, फर्स्ट शर्त से या प्रथम शर्त है, कुल कितने, 10 हैं। तो कुल विद्यार्थी 10 हैं, तो भाई देखो आपको बोला ना कुल विद्यार्थियों ने भाग लिया, कितने ने लिया, 10 ने। तो उसमें लड़के और लड़कियां होंगे तो क्या होगा, पहला हो गया x + y = 10, समीकरण इतना समझ आया।
द्वितीय शर्त से क्या होगा, सेकंड शर्त से। दूसरे में क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या, लड़कियां क्या है हमारी x, लड़कों की संख्या यानी कि y से 4 ज्यादा है। भाई लड़कियां x है और लड़के y, लड़के 4 ज्यादा, अगर मैं लड़कों में 4 जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएंगे, लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। अगर 4 लड़के और ले आऊं मैं, लड़के 4 कम है ना, अगर 4 लड़के और ले आऊं मैं तो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो द्वितीय शर्त क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, यानी कि x बराबर, डायरेक्ट लिख दो इसको, y प्लस 4। ठीक है, तो ये प्लस का y इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। ये हो गया आपके समीकरण 2। तो 2 समीकरण आपने इस तरह से बनाई। अब क्या करना है आपको, इनको ग्राफिकल विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो एक एक समीकरण लेनी है, पहले समीकरण 1 लेनी है, फिर समीकरण 2 लेनी है। ठीक है, तो यहां देखो, इन समीकरण बनाने के बाद इसको आप समझो समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अपनी तरफ से लिखना है x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0, x 0 रखोगे तो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यहाँ से जो बिंदु आया आपका, पहला बिंदु जो आया आपका, बिंदु हमेशा x, y में लिखे जाते हैं, पहले x फिर y। x कितना है 0, y कितना है 10। तो पहला बिंदु आ गया 0, 10। फिर एक बार लिखो y इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 0 रखा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो बिंदु x, y कितना आ गया, x कितना है 10 और y कितना है 0। तो 2 बिंदु, एक समीकरण से आपको 2 बिंदु निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें लाइन खींचने के लिए, रेखा खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। भाई एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, तभी तो एक सरल रेखा आएगी बिल्कुल सीधी ऐसे, तभी तो आएगी। एक बिंदु से थोड़ी कैसे जाएगी, एक बिंदु से तो क्या किरण चली जाएगी। ठीक है, तो 2 बिंदु चाहिए होते हैं। ठीक है, तो 2 बिंदु हमने ले लिए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्लियर हो यहाँ तक। ऐसे दूसरी समीकरण लेनी है आपको, आपको लिखना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 लिखो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिखो x बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे भी लिख देना रखने पर। तो x बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4। तो माइनस से इंटू करा तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4। तो जो आपका बिंदु आएगा x, y, वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस 4। ऐसे y इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 0 रखने पर y 0 रखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो बिंदु, यहाँ से बिंदु निकल के आएगा x, y इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 0। आप 0 की जगह कुछ और भी लग सकते हो। ठीक है, 0 से आसान बन जाती है कैलकुलेशन, बाकी आप कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख के देखो। ठीक है, कोशिश करना कि आपका जो नंबर आए वो एक इंटीजर में आए। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में आएगा तो ग्राफ बनाना आसान रहता है। ठीक है, डेसिमल में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ देखेंगे अब। ठीक है, इसका ग्राफ देखेंगे, मैं इधर इसका ग्राफ बनाता हूँ। ये पॉइंट आगे 4, तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें पहली जो रेखा है, समीकरण 1 है, इसके बिंदु ढूंढने। x 0 है, y की वैल्यू 10 है। x 0, यहाँ ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0, x भी 0 y भी 0। x जब 0 और y की वैल्यू कुछ हो तो y एक्सिस पे मिलता है, x की वैल्यू 0, y की 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये मिल गया आपका। पॉइंट के नाम देता हूँ, चलो पहले ऐसे डार्क कर देता हूँ, 0, 10। दूसरा पॉइंट है इसका 10, 0, x की वैल्यू 10, y 0। अब y 0 है, x 10 है, देखो y 0 यहाँ और x 10 प्लस का है तो यहाँ पे। क्लियर है, बी बिंदु यहाँ, ये हो गया आपका 10, 0। क्या करना है, इनको मिलाने वाली एक लाइन खींचनी है बिल्कुल। ठीक है,
एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है आपको। तो जो ये सरल रेखा है ये किसकी रेखा है? समीकरण 1 की है। समीकरण 1 क्या है? कहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये जो रेखा है ये किसकी x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली रेखा है। क्लियर हो गया? अब हमें समीकरण 2 के बिंदु देखने हैं। समीकरण 2 का पहला बिंदु 0, -4, x0 y की वैल्यू -4 है, x0 y की वैल्यू -4 यहाँ पर मिलेगी। x0 पहले x का लिखा जाता है, y -4। ऐसे दूसरा बिंदु क्या है? x की वैल्यू 4, y की 0, x की वैल्यू 4, y की 0, ये यहाँ पे मिलेगी 4,0, ये यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को भी मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींचनी है हमें, तो हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने दूसरी रेखा ड्रॉ की है ये समीकरण 2 की है। ठीक है, इसको समीकरण 2 की मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये जो रेखा ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाली है। क्लियर हो गया दोनों? अब देखो इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकल मेथड से कैसे पता चलता है? जहां पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया, देखो अगर इस पॉइंट को मैं नीचे की ओर बढ़ाऊं, ये 7 पे आता है, 7 पे आ रहा है ना, इधर की ओर लाऊं तो ये 3 पे आ रहा है। तो जो ये पॉइंट होगा इंटरसेक्ट पॉइंट, इसके जो निर्देशांक होंगे 7,3, पहले x का लिखा जाता है फिर y का, तो 7,3। इस समय ये पता चला, यही इसका सॉल्यूशन। हमने बोला था ना जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है कितने हल होते हैं? एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, तो ये हल है। ठीक है, तो ये हल क्या है? x की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू 3 आई, और हमने x क्या माना था? लड़कियों की संख्या, और y क्या माना था? लड़कों की संख्या। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, तो देयरफॉर लड़कियों की संख्या x इक्वल टू 7 और वहीं लड़कों की संख्या y इक्वल टू 3 है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चेक करो सही आया गलत आया। पहले समीकरण 1 को देखो संतुष्ट कर रहा है। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 10, तो लड़कियां 7 लड़के 3 बराबर है, 10 आ गया, 7 और 3 10। दूसरी समीकरण क्या कह रही थी? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। भाई लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा, बिल्कुल 3 से 4 ज्यादा है, बिल्कुल। देखो लड़कियां 7 है, लड़के 3 है, तो 4 ज्यादा ही तो है लड़कियां। ठीक है, तो दोनों समीकरण क्या हो रही है? संतुष्ट हो रही है, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो समझ आया आपको? इसको बोलते हैं ग्राफिकल विधि, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है आपको। एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य बताना है आपको कितना, ग्राफिकल विधि से। ठीक है, दोनों के दोनों है। तो देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, यहां मान लेता हूं, माना यहां लिखना है एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹x, और भाई लिखना है एक कलम का मूल्य बराबर ₹y। एक पहले पेंसिल बोला तो पेंसिल को x मान ले, कलम बाद में बोला तो कलम को y मान ले। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखो दो शर्त दे रखी है। पहली क्या है? फर्स्ट शर्त, तो पहली शर्त है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है टोटल 50 रुपए है। भाई एक पेंसिल x रुपए की, तो 5, देखो एक पेंसिल अगर 2 रुपए की थी तो 5 पेंसिल कितने की थी? 5 गुना 2 की। अगर एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5 गुना x की। तो कितने की हो जाएगी? 5 पेंसिल 5x की। और 7 कलम लाई, एक कलम y की है तो 7 कलम कितने हो गए? 7 से गुणा हो जाएगी, 7y की। कितने रुपए दिए टोटल दुकानदार को? 50 रुपए दिए। क्लियर हो? समीकरण 1 बन गई। ऐसे द्वितीय शर्त से आप सेकंड शर्त से, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो 46 रुपए है। 7 पेंसिल तो भाई 7x हो गया,
फिर क्या करें 5 कलम, तो 5 कलम में होगी कितने रुपए की आई, 46 रुपए की आई। समीकरण में हम रुपये का सिंबल नहीं लगाएंगे, इधर लिखेंगे 46। समीकरण 2, यहाँ तक का क्लियर है, यहाँ तक के समीकरण बनाना समझ आया। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे। अब करेंगे समीकरण 1 से वही काम करेंगे जो पिछले में करा था। क्या लिखा हुआ है, 5x + 7y = 50। मैंने बोला था आपको x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आपकी क्या है, इंटीजर आए, यानी पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए दूसरे की। ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ x की जगह, तो 7 गुण यहाँ भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, 7 यहाँ भाग में जाएगा तो डेसिमल में वैल्यू आएगी। 1 लिखता हूँ तो 5 का 5 45, फिर भी डेसिमल में। अगर मैं 3 लिख दूं x की जगह, देखो 5 से 15, 50 में 15 के 35, और 7 से 35 पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं x बराबर 3 रखने पर, तो हो जाएगा भाई 5 × 3 + 7y = 50। तो ये 15 हो गया, तो ये हो जाएगा 7y = ये 15 और उधर कहाँ चला गया, माइनस में, तो ये हो गया 7y = 50 में 15 गया तो कितना आ गया, 35। 7 से 35 कट गया कितने बार, 5 बार। तो बिंदु जो आ गया आपका, ये आई y की वैल्यू। बिंदु जो आ गया, मैं यहाँ बिंदु लिख देता हूँ। बिंदु हमेशा x, y होता है भाई। x कितना है आपके पास, 3, और y कितना आ गया, 5। क्लियर हुआ। दूसरा बिंदु निकालने के लिए करो, y की वैल्यू रखो, लिखो यहाँ पे y बराबर, देखो y का तो बहुत आसान है। अगर मैं कहाँ गई समीकरण, ये रही, मैं y की जगह अगर 0 लिख दूं तो देखो 5 से तो 50 डायरेक्ट ही कट रहा है। ठीक है, तो y = 0 लिख दो, तो y 0 लिखोगे जगह 5x + 7 × 0 = 50। तो 0 हो गया 5x बराबर 50, 5 से 50 करिए तो x बराबर आ गया 5 धाम 50। तो जो यहाँ बिंदु आ गया x, y, वो आ गया, x आ गया आपका 10 और y आ गया 0। क्लियर हुआ। पहली समीकरण से आपने 2 बिंदु निकाल ली, इनकी एक सरल रेखा खींची जा सकती है। क्लियर हुआ। यही काम आपको क्या करना है, समीकरण 2 से करना है। ठीक है, लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिखो 7x + 5y = 46। ठीक है, समीकरण 2 में देखो क्या रखा जाए कि हमारी पूर्णांक वैल्यू आ जाए। अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूं तो 5 से नहीं कट रहा, 1 लिखता हूं 7, 46 में 7 है तो भी नहीं कट रहा है। अगर मैं 3 लिख दूं यहाँ पे, 7 या 21, 21 अगर 46 में से जाएगा, 21 46 में से 21 माइनस करके देखो, 6 में 5 25, बिल्कुल, और वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे लिखो x बराबर 3 रखने पर, तो 3 रखो, ये हो जाएगा 7 × 3 + 5y = 46। ये हो गया 21, 5y बराबर 46, तो 5y बराबर होगा 46 - 21, 5y बराबर हो जाएगा, ये होगा 6 में से 1 गया 5, 4 में 25, 5 से कैंसिल हो गया तो y बराबर आ गया 5। तो जो बिंदु आया आपका x, y, x कितना आया 3 और y कितना आया 5। ठीक है, तो 3 बिंदु हो गए, चौथा बिंदु निकालेंगे। अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू पुट करनी है। y क्या रखूं मैं यहाँ पे, देखो अब लिखो y बराबर, अगर मैं y की जगह 12 लिख दूं तो ये 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 40 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। ठीक है, तो y = 12 लिख दो, तो हो जाएगा 7x + 5 × 12 बराबर 46। तो ये जाएगा 7x, 12 पंजे 60 बराबर 46, तो 7x बराबर जाएगा 46 - 60, तो 7x बराबर जाएगा 46 में 60 के माइनस के 14, इससे करेगा तो x = आ गया -2। तो बिंदु जो होगा आपका x कितना है -2 और y कितना है 12, 4 बिंदु आ गए, 2 ये आ गए। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है,
अब इसके एक ग्राफ देखेंगे। तो आइए इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो पहले समीकरण के जो दो बिंदु निकाले हैं, एक और एक ये दो। तो पहला बिंदु है 3,5, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5। तो एक्स की वैल्यू 3 ये रही और वाई की वैल्यू 5 ये रही। तो इसको अगर मैं ऊपर की ओर ले जाऊं और इसको इधर की ओर लाऊं, देखो अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं ऊपर की ओर यहाँ पर, और ये इधर आएगा, ये यहाँ पर मिलेंगे। तो ये बिंदु मिल जाएगा यहाँ पे 3,5। दूसरा बिंदु है इसका, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू x एक्सिस पे मिलेगा, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिलेंगे। तो इनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचनी है आपको, ठीक है। अब हमने दूसरी जो ये रेखा है, ये वाली रेखा जो है, ये किसकी है, समीकरण एक है 5x प्लस 7y। ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये है इसके। अब हमें दूसरे समीकरण पे आना है और उसके बिंदु देखने, एक ये है और एक ये है। पहला बिंदु 3,5, देखो ये भी 3,5 ही था, ये यहाँ पर, इसको ऐसे बढ़ाया था, ये यहाँ पर। इसको मैं नाम देता हूँ ए, ताकि हम भूले ना, ठीक है। तो ये दोबारा वहीं पे आ गया। तो देखो ये बिंदु वहीं पे आ गया दोबारा के दोबारा, यही ए है और इसी को मैं क्या देता हूँ, सी पॉइंट दे देता हूँ। इसी को ए भी यही है और सी भी यही है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु हमारा वो है -2,12। एक्स कितना, -2, एक्स माइनस नेगेटिव यहाँ मिलेगा। और वाई कितना, 12, वाई कितना 12, सॉरी एक्स -2, वाई कितना है 12। वाई 12 कहाँ मिलेगा, 10 इधर मिलेगा ऊपर, ठीक है। तो हमने गैप मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने एक स्केल लिया था और हमने 3-3 का स्केल लिया था। ये हो जाएगा यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। ये 11 है और ये 12 है, तो ये है 12 यहाँ पर, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आएगा इधर से ऊपर जाएंगे। अगर इधर से ऊपर जाएंगे तो इसको मैं ऐसे ले जाता हूँ ऊपर, तो अप्रोक्स यहाँ पर मिलेगा ये, ठीक है। इसको डी पॉइंट कहता है, इसको मैं बी पॉइंट कह देता हूँ, क्लियर है। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली एक रेखा लाइन एक ड्रॉ करनी है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे इनको, ठीक है। ऐसे ये ऊपर की ओर जाएगी, देखो ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, ये वाले 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 40। अब ध्यान दो, इसका जो दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कौन सा, ये वाला है, ये है ना प्रतिच्छेद बिंदु। तो यही क्या होता है, इसका हल होता है। देखो नीचे की ओर बढ़ाया जाए इसको तो ये 3 पे आता है, इधर को बढ़ाया जाए तो ये 5 पे आता है। और इसके निर्देशांक भी कितने, 3,5 है, एक्स वाई। तो x की वैल्यू 3 है और हमने क्या बोला था, एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y। तो y की वैल्यू 5 है। तो आप बोल सकते हो एक, देयरफॉर एक पेंसिल का मूल्य x इक्वल टू 3 रुपीज, भाई एक कलम का मूल्य y इक्वल टू रुपीज 5। डेली लाइफ में भी ऐसा होता है, पेंसिल 3 रुपए की आती है और पेन 5 रुपए का आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफिकल विधि से सोल्व करना है। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट्स के हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही क्लास को आगे कराता रहूं और आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो पाए। थैंक यू।